Good afternoon. I am Dr. Mahesh from Health Center. I would like to give a little bit of information about first aid and CPR. इसका आगे पीछे पॉइंटर हाँ ओके पीछे करना ठीक. So what is the first aid? First aid is immediate medical care given to the someone with a sudden illness or injury until professional medical help arrive. The primary goal of first aid are preserve life, prevent to condition from worsening and prompt recovery. This can range from simple first aid treatment for minor cut, burn and life-saving technique like CPR. During a critical emergency, effective first aid require recognize a problem, acting calmly and taking charge until the medical profession can be provide further care. So little bit about CPR. What is CPR? और किसको CPR करने की जरूरत होती है? Definition: life-saving procedure for victim who has sign of cardiac arrest, like unresponsive, no normal breathing and no pulse. कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि किसी पेशेंट को CPR करने का जरूरत है? कि पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है और उसके पल्सेस एब्सेंट है? किसी आदमी का ब्लड लॉस होगा तो हो सकता है पेरिफेरल पल्सेस एब्सेंट हो लेकिन सेंट्रल पल्सेस प्रेजेंट हो, है ना? तो हम लोगों को जैसे जब भी कोई भी अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट मिलता है, इफ वी फाइंड अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट और उसके लाइफ के साइन सिम्टम्स नहीं है ना, या अनरेस्पॉन्सिव कंडीशन में पेशेंट पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या क्या देखना है? सबसे पहले 10 सेकेंड में उसका फास्ट सर्वे करना है कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है कि नहीं करना है. उसके करने के लिए सबसे पेशेंट जो अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट है उसके शोल्डर पे जाके उसको क्लैप करना है और शाउट करना है, आर यू ओके, भाई ठीक हो तुम? नहीं रेस्पॉन्स कर रहा है, फिर आप क्या करोगे? अपना चिक उसके नोज के पास में ले जाओगे. उसका पेशेंट का जो चिक, अपना जो चिक है पेशेंट के नोज के, मतलब हमारा जो चिक है पेशेंट के नोज के पास में ले जाओगे. अगर वो थोड़ा भी ब्रीथिंग कर रहा होगा या गैस्पिंग कर रहा होगा, गैस्पिंग समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज गैस्पिंग? जैसे पेशेंट मरने वाला होता है तो एंड ऑफ लाइफ में पेशेंट का रेस्पिरेशन बहुत स्लो चल रहा है, गैस्पिंग मतलब रैपिड ब्रीथिंग विथ एपनोइक स्पेल, मतलब पेशेंट का सांस एकदम रुक रुक के चल रहा है और बीच बीच में लंबे पाउस आ रहे हैं, है ना? तो अगर पेशेंट को गैस्पिंग या अगर पेशेंट नहीं ब्रीथ कर रहा है तो जैसे ही उसके हमारा चिक जो है पेशेंट के नाक के पास ले जाएंगे तो ब्रीथ कर रहा होगा तो उसकी एयर हमारे नाक को टच कर रही होगी. दूसरा, हमको सबसे आसानी से चेक करना है कि पेशेंट के पल्सेस प्रेजेंट हैं कि नहीं. पेरिफेरल पल्सेस की बात नहीं कर रहे हैं. अगर किसी का ब्लड लॉस हुआ है, किसी को डायरिया हो गया, वॉल्यूम लॉस हो गया तो रेडियल पल्स एब्सेंट हो सकती है लेकिन कैरोटिड पल्सेस में भी प्रेजेंट हो. तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए हम लोगों को एडम्स एपिल होता है ये वाला, दिस इज एडम्स एपिल. एडम्स एपिल्स को से जोड़ने वाली, जैसे राइट साइड का कैरोटिड हमको चेक करना है तो हमारा जो गर्दन है, हमारा नेक जो है उसको टर्न करना टुवर्ड द लेफ्ट में. एडम्स एपल से मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को एक ग्रूव में आप फील करोगे तो आपको पल्सेशन मिलेगा. आप चेक करो, मिल रहा है आपको? तो जो पेशेंट को कैरोटिड पल्स नहीं मिल रहा है तो उसका मतलब है कि उसको पल्सेस एब्सेंट है और उस पेशेंट को इमीडिएटली CPR का जरूरत है. ये समझ पाया कि नहीं आपको? तो CPR करने के लिए हमको क्या क्या टेक्निक करने पड़ते हैं, क्या क्या करना रहता है? सबसे पहले कोई भी पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है उसको फ्लैट सरफेस पे लेटाना है. सबसे पहले फ्लैट पे लेटाना है और हमको उसका चेस्ट कंप्रेशन करना है. चेस्ट को कितना कंप्रेस करना है, कहाँ पे कंप्रेस करना है? तो एक सिंपल थंब रूल है कि हम लोगों को जो पिक्चर में दिखाते हैं, कोई आदमी रिब्स में कर रहा है कंप्रेशन तो उसके रिब्स तोड़ देता है ना, हमको वो नहीं करना.
हमको क्या करना है, स्टर्नम जो बीच मिड स्टर्नम लाइन, चेस्ट लाइन जो होती है, और मेमोरी ग्लैंड को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, उन दोनों के बीच में क्रॉस बनाओ। या मिड स्टर्नम, जो स्टर्नम है उसका मिड स्टर्नम पे चेस्ट कंप्रेशन करना है। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है, अपने दोनों हैंड्स को, उसके अपना जो ये पाम है इसको अपने चेस्ट के ऊपर लेके आना है और चेस्ट को कंप्रेस करना है। चेस्ट को कितना कंप्रेस करना है, एटलीस्ट 100 कंप्रेशन इन अ मिनट, या 15 सेकेंड में 30:2 30 कंप्रेस करना है और 2 टाइम ब्रीथ देना है। ब्रीथ कैसे देना है पेशेंट को, कुछ किसी को आइडिया है? अगर किसी पेशेंट को डायरेक्ट हम मुंह से ब्रीथ देंगे तो नाक को बंद नहीं करेंगे तो एयर जाएगी क्या लंग्स में? सबसे पहले उसको नेजल पिंच करना है, नोज बंद करना है और माउथ टू माउथ उसको ब्रीथ देना है ना। 30 टाइम चेस्ट को कंप्रेस करना है और 2 टाइम ब्रीथ देना है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन इसके बाद, कंप्रेस चेस्ट CPR, चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीथ, ये VT-VF एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये मेडिकल टर्म है, शायद आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। VT-VF ये होता है वेंट्रिकल टेकिकार्डिया, मतलब पेशेंट को एक्सट्रीमली धड़कन तेज चल रहा है ना, और उस समय जैसे रूटीनली हमारा हार्ट जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेट होकर पूरे ब्रेन में एंड पूरे बॉडी में जाता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और रिलैक्स नहीं करेगा, सुपरफिशियली क्या करेगा, फिब्रिलेशन कर रहा है, तो कार्डिक आउटपुट नहीं आएगा। जब कार्डिक आउटपुट नहीं आएगा तो ब्रेन में ब्लड जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पूरे बॉडी में वाइटल अगर उनको ब्लड जाएगा? नहीं जाएगा। तो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमको CPR करना है। और जब भी आप CPR करते हो, क्योंकि आप तो मेडिकल प्रोफेशनल तो हो नहीं, तो आपका काम क्या है कि आपको पेशेंट को लाइफ को उसको सरवाइव करने के लिए एफर्ट्स करना है और इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करना है। इमीडिएटली आपका जो भी है, जहां पे भी कोई इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले एक ही काम करना है कि हमारे टीम में से, अब हम जैसे मान लो सेफ्टी ऑफिसर है, 10 लोग बैठे हैं, तो किसको मालूम नहीं करना क्या है, सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना है कि हु इज द टीम लीडर। कोई भी एक जना रेस्पॉन्स लेगा कि मैं इसका CPR कर रहा हूं, आप एम्बुलेंस को बुलाइए, उसको मेडिकल को बुलाइए, ये करना, जो भी एक कमांड देगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो किसी को। क्लियर? प्रिंसिपल, इट रिस्टोर, CPR करने का प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है, टू रिस्टोर इफेक्टिव सर्कुलेशन एंड ब्रीथिंग टू प्रिवेंट इरिवर्सिबल सेरिब्रल डैमेज। अगर किसी पेशेंट का, अगर मानो 4 मिनट तक, उसको 3 मिनट तक ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, सर्कुलेशन नहीं जाएगा, तो एनॉक्सिया के कारण पेशेंट हो सकता है सर्वाइव कर भी जाए, लेकिन वो वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा रहेगा। जिंदा तो है लेकिन उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो हमको CPR 3 मिनट से पहले चालू करना है, और ये जो भी हमको डिसीजन लेना है 10 सेकंड में सर्वे करना है, कैरोटिड पल्स है कि नहीं है, ब्रीथिंग है या नहीं है। जैसे ही नहीं मिल रहा है, अगर आपको किसी पेशेंट को थोड़ा डाउट है, आपने CPR गलत भी किया, तो पेशेंट उससे मरेगा नहीं, आप उसको जिंदा उसको हॉस्पिटल में लेके जाओगे। अगर आपने ज्यादा जोर से, कोई फिजिकल फिटनेस ज्यादा है, ज्यादा चेस्ट को कंप्रेस कर दिया, रिब्स तोड़ दिया, उससे पेशेंट को बचाया जा सकता है, लेकिन आपके एफर्ट से सर्कुलेशन आपका मेंटेन रहेगा, जो कि फर्दर इंजरी से रोकेगा। तो उसके लिए कभी भी चिंता नहीं करना है कि आगे नुकसान होता है। आप CPR किसको कर रहे हो? जिस पेशेंट के पास सिर्फ जिंदगी के 3 मिनट बचे हैं। हॉस्पिटल तक जाने में कम से कम आपको 30 मिनट लगता है। तो आजकल सारा कॉन्सेप्ट है कि आपको गोल्डन आवर्स में क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब CPR करने की बात करते हैं तो हम प्लेटिनम नट्स की बात करते हैं। अगर आप प्लेटिनम नट्स को आपने यूटिलाइज कर लिया तो पेशेंट सर्वाइव करेगा, नहीं तो फिर आपका सारे एफर्ट्स सब बेकार हो जाएंगे। स्टेप्स, सबसे पहले जहां पे भी आप CPR कर रहे हो, सबसे पहले मानो उसका वहां का सीन सेफ्टी का ध्यान रखना है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हेड इंजरी हो गई और पेशेंट एकदम गैस्पिंग कर रहा है, कोलैप्स हो रहा है, तो क्या बीच सड़क पे हम CPR करें? आंसर नहीं। सबसे पहले पेशेंट को साइड में लेके आना है कि मालूम चला कि आप बीच रोड पे कर रहे हो, एक और गाड़ी आके 4 लोगों को और नुकसान करके गई, है ना। तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखना है
और पेशेंट को सेफ साइड में उसको रखे और फ्लैट सरफेस पे उसको सीपीआर इनिशिएट करना। कैसे चेक करना है? सबसे पहले जो पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, शोल्डर पे टैप करना है। अब जैसे अंग्रेजी समझता हो तो अंग्रेजी, हिंदी समझता हो तो हिंदी। भाई ठीक हो तुम, आर यू ओके? और मान लो कोई बहरा हो तो आप उसके कान के पास में जो बोलोगे जोर से कि रेस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं रेस्पॉन्स आ रहा है तो हमको सीपीआर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, कॉल फॉर हेल्प। जब हम इतना सब कर रहे हैं तो उसमें आप कितनी देर तक सीपीआर करोगे? आप अकेले हो, आपको हॉस्पिटल जाने में आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा कोई कर सकता है क्या सीपीआर? तो कॉल फॉर हेल्प। अगर दो मेंबर हैं, 2 सपोर्ट देने वाले हैं, तो 2 लोग भी तैयार हैं सीपीआर देने के लिए। किसी भी पेशेंट को जब हम सीपीआर करते हैं तो हमको कैसे असेस करेंगे कि कितनी देर तक सीपीआर करना है? जब भी अपन किसी पेशेंट को सीपीआर किया 2 मिनट तक, उसके बाद में सबसे पहले अगर पेशेंट का सीपीआर हमारा सक्सेसफुली हो रहा है तो कैरोटिड पल्स आएगा। आपने कैरोटिड चेक किया, पल्सेशन आ रहा है, तो सीपीआर आप स्टॉप कर सकते हैं। तो हमारा हमेशा फर्स्ट आपको यही करना है कि सीपीआर स्टार्ट करना है और हर 2 मिनट के बाद में कैरोटिड पल्स चेक करना है। स्टार्ट कंप्रेशन। अगर उसके बाद में अपने को लगता है कि कैरोटिड पल्स नहीं आ रहा है तो फिर वही सेम प्रोसीजर स्टार्ट करना है, चेस्ट को कंप्रेशन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सीपीआर, फर्स्ट एड एंड फास्ट एंड डीप कंप्रेशन। अगर किसी को चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, मालूम चला कि हम किसी पेशेंट को चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, यूं करके बैठे हुए हैं और चेस्ट को रिकॉल करने के लिए मौका दे रहे हैं, हमने चेस्ट को कंप्रेस करके रखा और रिकॉल करने का मौका नहीं दिया, तो क्या हार्ट के अंदर ब्लड का फिलिंग हो पाएगी? आंसर इज नो। तो अपने को चेस्ट को कंप्रेस करके रिलैक्स करना। और ऐसा भी नहीं कि इतना स्लो कर रहे हैं कि पेशेंट का इफेक्टिव सर्कुलेशन अपना मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है, तो हमको एटलीस्ट 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन देना है, या 15 सेकंड में एटलीस्ट 30 कंप्रेशन देना है, और 30 कंप्रेशन के बाद में 2 बार ब्रीथ देना है। अदर कंट्री में आजकल ये भी एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। कोई पेशेंट, मान लो गंदा पेशेंट है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है, मालूम चला कि उसको HIV है या कोई इन्फेक्टिव डिसीज है, तो उसको आदमी ब्रीथ क्यों देगा? तो उसको बोलते हैं आप ब्रीथ नहीं देना चाह रहे हो तो मत दो, लेकिन कंप्रेशन जारी रखो। ठीक है। फर्स्ट डीप कंप्रेशन, नॉट मोर देन 10 सेकंड डिले, नो ओवर वेंटिलेशन। अभी किसी पेशेंट को अगर मान लो हम लोग सिर्फ माउथ टू माउथ ब्रीथ ही देते जा रहे हैं या बार बार ओवर वेंटिलेट कर रहे हैं, तो ओवर वेंटिलेट करने से भी क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एक्सेस ऑक्सीजन जाएगा। हमारा जो भी रेस्पिरेटरी सेंटर है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड अगेंस्ट में रेस्पॉन्स करता है। अगर आप उसको ओवर वेंटिलेट करोगे तो हो सकता है उसकी रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाए। तो उसको अपने को एटलीस्ट 2 कंप्रेशन 15 सेकेंड में। 1 मिनट में कितना हुआ? हार्डली 10 कंप्रेशन। और नॉर्मल ब्रीथिंग कितनी होती है? 14 से 16। तो हम लोग कितना सफिशिएंट कर रहे हैं। और थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े रहेगा तो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स भी जाएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड पड़ रहा है, आप जल्दी से सांस लो। तो नेचुरल जो हमारा रेस्पिरेशन रिस्टोर करने के लिए भी ये चीजें हेल्पफुल है। ये जो मैंने आपको टेक्निक सिखाया, कैरोटिड पल्स कैसे चेक करते हैं, ये एडम्स एप्पल है। एडम्स एप्पल से मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन जो ग्रूव दिख रही है, उसमें जब भी आप फील करोगे 100% पल्सेशन मिलेगा लाइव पेशेंट का। किसी पेशेंट को, जिंदे पेशेंट को जोर से दोनों कंप्रेस नहीं करना है। अगर ऐसे करोगे तो उसको ब्रेन में सर्कुलेशन कम होगा। कुछ सेकंड्स के लिए एक साइड में चेक कर सकते हो, क्योंकि एक साइड चेक करने से ये है कि दूसरे साइड तो उसका सर्कुलेशन हो रहा है ना। हाउ टू चेक ब्रीथ, जैसे जो मैंने टेक्निक सिखाया ये वाला, पेशेंट को जब भी ऐसे फ्लैट सरफेस पे लेटा के अपना चीक जो है उसके नेक पे डालना है, और जब हम उसका चीक से ये देख रहे हैं साथ साथ में चेस्ट मूवमेंट देखना है, क्योंकि जब हमारा नीचे जाके उसको देखेंगे तो हमारा विजन क्लियर होगा कि चेस्ट में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली।
सबसे पहले क्या करना, वेरीफाई सीन सेफ्टी, चेक यूर रेस्पॉन्स, शाउट फॉर नियर बाई हेल्प, एक्टिवेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम वाया मोबाइल डिवाइस। अगर हमारे कई जगह पे एईडी भी अवेलेबल है, एईडी का नाम सुना है आपने, आजकल एयरपोर्ट में सारे इंस्टीट्यूट में रहता है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर। ये एक डिवाइस रहती है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, उसको एक पेशेंट के चेस्ट में लेफ्ट साइड में और एक अपर साइड में रखते हैं। उसको जैसे ही लगाते हैं, उसका बटन ऑन करते हैं तो वो खुद ही बोलता है एनालाइजिंग रिदम, कि हम आपके हार्ट का रिदम एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज शॉकेबल रिदम या नॉन शॉकेबल रिदम। शॉकेबल रिदम कब होता है, जब पेशेंट को वेंट्रिकल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकल टैकीकार्डिया होता है, जब उसका एकदम हार्ट जो है बहुत तेजी से धड़क रहा है लेकिन हमारा इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो शॉकेबल रिदम होती है। तो वो आपको मशीन आपको डिवाइस बताती है दिस इज द शॉकेबल रिदम, डिलीवर शॉक। तो उसमें एक बटन होता है शॉक को डिलीवर करने के लिए, वो आवाज लगाती है क्लियर द सराउंडिंग। आप जब शॉक दे रहे हैं पेशेंट को तो वो शाउट करेगी भाई आप अपने डिवाइस से थोड़ा हट जाइए, नहीं तो आप जैसे ही शॉक करेंगे आपको भी शॉक लगेगा। फिर जैसे ही उसको डिलीवर द शॉक होगा, उसके बाद में स्टार्ट द सीपीआर। आपने शॉक दिया और उसके बाद सीपीआर नहीं किया, शॉक ने तो अपना काम कर दिया लेकिन उसको मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी चाहिए, इसलिए सीपीआर करना जरूरी रहता है। और आप इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करोगे, नियर बाई हॉस्पिटल में जाके पेशेंट को दिखाना है। मॉनिटरिंग अंटिल द इमरजेंसी रेस्पॉन्स अराइवल, उसको ब्रीथिंग है कि नहीं है, नो ब्रीथिंग स्टार्ट सीपीआर। अगर उसको ब्रीथिंग रिस्टोर हो जाती है तो सीपीआर स्टार्ट करना है, नहीं तो सीपीआर कंटिन्यू करना है। और इमरजेंसी सिस्टम जैसे ही आ जाता है या एम्बुलेंस आ जाती है उसको हैंड ओवर कर देना है और वहां पे उसको प्राइमरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट उसको मिल जाएगा। दिस इज द टेक्निक। अब हमारा टेक्निक ये है कि चेस्ट को कहाँ पे कंप्रेस करेंगे, जो मैंने बताया था आपको, दिस इज द मिड स्टर्नम, ये हमारा स्टर्नम है, इसके बीच में दोनों मेमोरी ग्लैंड को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को अगर क्रॉस बनाए, उसके ऊपर ये हमारा जो है ये वाला जो पाम का जो इससे कंप्रेस करना है, दोनों फिंगर से लेके उस अपने शोल्डर को, हैंड को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है। Chest compression on flat and firm surface, place heel on hand and imaginary line between nipple and sternum at least 100 से 120 compression per minute। और चेस्ट को कम से कम 5 सेंटीमीटर डीप कंप्रेस करना है। मालूम चला है कि हम लोग किसी का चेस्ट, कोई स्पोर्ट्समैन है, चेस्ट उसका जो मोटा आदमी है तो उसको आप चेस्ट कंप्रेस नहीं करोगे, तो उसको हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 सेंटीमीटर डीप कंप्रेस करना है। और कंप्रेशन का जो रेशो होगा 30:2। गिव टाइम फॉर चेस्ट रिकॉइल, जो मैंने आपको बताया कि जैसे पेशेंट को एक बार कंप्रेस किया तो ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के रखना, वो थोड़ा छोड़ना है, फिर कंप्रेस करना, फिर छोड़ना है। नाउ अभी जैसे सम फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमारे एयरवे के अंदर फॉरेन बॉडी चली गई है। जब भी अगर किसी भी पेशेंट के एयरवे के अंदर फॉरेन बॉडी चली गई है, अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट बोल पाएगा, भले कम बोले या स्लो बोल पाए लेकिन बोल पाएगा। अगर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा उसको तो पेशेंट नहीं बोल पाएगा, अनएबल टू स्पीक, और उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, एयर हंगर होगा। आप उसका टंग देखोगे तो साइनोस्ड मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसका जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे लोग लिप्स हैं और टंग हैं वो ब्लूइश पड़ते जाएंगे। तो उस पेशेंट के लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट टेक्निक रहती है, अगर कंप्लीटली चेस्ट, मांगीराम 2 मिनट रुकिएगा, अगर किसी पेशेंट को कंप्लीटली एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होती है हेमलिश मैन्यूअर। कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट दूंगा। मांगीराम 1 मिनट।
नहीं नहीं, एक मिनट। जब भी किसी का, मेरा शायद आवाज नहीं आया ना, जब भी अगर किसी का एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए कंप्लीटली, हमेशा पेशेंट को बोलना है अपने हाथ फैला के, इसको उसके हाथ फैला के रखना है और लेग को थोड़ा फैलाना है, थोड़ा लेग को फैलाओ और उसको पेशेंट को पीछे पकड़ना है ना। ये देख रहे हो आप, मेरा हाथ, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट, इसको यहाँ पे क्यों रखा आपने, यहाँ पे ऐसा क्यों रखा? ये एपिगैस्ट्रियम है, एपिगैस्ट्रियम है, उसके रीजन पे नीचे से ऊपर की तरफ कंप्रेस करेगी जोर से। ऐसा करने से समटाइम पेशेंट में भी अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा। अब आपने ऐसा पकड़ा गिरेगा तो उसको अच्छे से होल्ड तो कर सकते हो, इसलिए ये टेक्निक अपनाई जाती है। इसको दैट इज कॉल्ड एज हेमलिच मैन्यूअर। ये मेरा टेक्निक देख लो, जब भी इसको है, इसको अभी इसको मैं दबा नहीं रहा हूं, इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, यूं करके जोर से देना, ठीक है। ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जब आप करते हो तब आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि ये क्या कर रहे हो। अब बारी आती है कि यही सिनारियो हमारे पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आ गई, क्योंकि उसके एब्डोमेन में तो फीटस है, तो उसको एब्डोमेन थ्रस्ट नहीं देंगे, उसको चेस्ट में ही कंप्रेस करेंगे थोड़ा ऊपर, ताकि कम से कम फीटस को नुकसान नहीं हो। ठीक, सेम प्रोसीजर ये जो है चिल्ड्रन में और इन्फेंट में। लेकिन इन्फेंट्स में जो छोटे बच्चे इन्फेंट्स होते हैं 6 मंथ से कम, उनको एब्डोमेन थ्रस्ट नहीं देते हैं, उनको बैक से ब्लो करते हैं। उसको पेशेंट को, जो बच्चा है, फीटस है, छोटा बच्चा जो इन्फेंट है, उसको हाथ पे रखना है, उल्टा करके उसका हेड नीचे रखना है और पीछे से उसके स्पाइन पे ब्लो करना है। नाउ लिटिल बिट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, क्योंकि फर्स्ट एड या फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो टॉपिक है, इट्स कम से कम 8 घंटे के लिए कम से कम 3 दिन चाहिए। तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे समझा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी दे रहे हैं। फर्स्ट एड, इट्स एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समवन हु इज रिक्वायर्ड टू टेक इल। इट इज अ ट्रीटमेंट विच यू कैन गिव बिफोर अराइवल ऑफ एम्बुलेंस। अब सिंपल सा एग्जांपल है, किसी आदमी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी आदमी को नोज ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करना है? हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी ब्लीडिंग सीवियर है, कौन सी माइल्ड है, किसको सिर्फ अपने घर पे ही सिंपल फर्स्ट एड देना है और किसको हॉस्पिटलाइज करना है। बेस्ड ऑन कलर एंड इंटेंसिटी ऑफ ब्लीडिंग यू कैन से द लेवल ऑफ इंजुरी। इफ यू स्पॉट अ स्मॉल ट्रिकल ऑफ द ब्लड, it will be most probably come from capillaries। कैपिलरीज से जो ब्लड आता है यूजुअली 4-5 मिनट में बंद हो जाता है। छोटा सा ब्लड जो होता है, हमारा जो ब्लीडिंग टाइम होता है 4 से 8 मिनट होता है। तो यूजुअली अगर आप उसको कंप्रेस करके रखोगे तो ब्लीडिंग 4 से 8 मिनट में बंद हो जाएगी। अगर मान लो वीनस ब्लड होगा, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आर्टरी से आ रहा है कि वीनस से आ रहा है? वीनस का जो ब्लड होता है लिटिल बिट मैरून कलर का होता है एकदम, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा एकदम रेड, चमकदार, ब्रिलियंट रेड कलर का होता है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वीनस ब्लड है कि आर्टेरियल ब्लड है। और जो भी ब्लीडिंग हो रही है 4 मिनट में नहीं बंद हो रही है, तो इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करना। इफ यू आर एक्सपीरियंस द डार्क कलर ब्लड फ्रॉम फ्लो, देन यू मे हैव had an injury from your vein. Vein carry a considerable volume of blood and the loss of blood can be mild to severe.
जब भी अगर किसी पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, मॉडरेट ब्लीडिंग हो रही है, आपको हॉस्पिटलाइज दिखाना ही है, इमीडिएटली उसका केयर करना ही है। नहीं तो पेशेंट का कंटिन्यू अगर ब्लड लॉस हो जाएगा तो पेशेंट में शॉक में भी जा सकता है। बट द इवेंट ऑफ इंजरी इन द आर्टरीज यू विल एक्सपीरियंस द आउटफ्लो ऑफ थिक कलर ब्लड फ्लो इज मैक्सिमम। जब अगर आर्टरी से ब्लड आएगा तो ब्लड का जो फ्लो का स्पीड होगा थोड़ा ज़्यादा होगा और उसका कलर एकदम रेड, ब्रिलियंट रेड कलर का होगा। वो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना रहता है आपको। Here is what to do if you are experiencing bleeding. सबसे पहले wash your wound with simple water. Cover wound firmly with cotton हो, कॉटन आपके पास सीन पे नहीं हो, आप रोड पे हो, तो अगर आपके जेब में हैंकी हो, कोई कपड़ा हो, उससे आप उसको कंप्रेस करोगे। Anything you could be perform this step. Apply maximum pressure it to stop the bleeding or encourage the clotting. अगर किसी पेशेंट का ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है और आप उसको बार बार खोल के देखोगे कि ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, तो वो जो क्लॉट जमा भी हुआ होगा, आप उस कपड़े के से उसका जो क्लॉटिंग है वो हटा दोगे, फिर से ब्लीड करने लगेगा। तो आपको जब भी अगर ब्लीडिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि वो कपड़ा अभी भी ब्लड से भरा हुआ है, तो उसके ऊपर एक और कपड़े से उसको कंप्रेस करिए ताकि फर्दर ब्लीडिंग जो है बंद हो जाए और आप एक्टिवेट द एम्बुलेंस सिस्टम या इमरजेंसी सिस्टम और नियर बाय हॉस्पिटल में लेके जाइए। Work the wound with the bandage once bleeding stop. If you are experiencing uncontrolled bleeding, visit the nearby hospital right away. This is the common पेशेंटों को नोज ब्लीड हो रहा है। नोज ब्लीड के क्या काज होते हैं? नोज ब्लीड आफ्टर नोज ब्लीड काज बाय डिजिटल ट्रॉमा अदरवाइज नोन एज नोज पिकिंग। इफ काज नोज ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ द लो मॉइस्चर। अगर गर्मियों के दिनों में जब मॉइस्चर नो होती है, हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन नोस्ट्रल का ड्राई हो जाता है और कैपिलरी रप्चर हो जाती हैं। दिट कंटेनिंग द मेक्स यूर म्यूकोसा ड्राई एंड पेव्स द वे ऑफ ब्लीडिंग। द अदर काज इंक्लूडिंग हाई एल्टीट्यूड केमिकल फ्यूम, एलर्जी एंड कोल्ड, हाई ब्लड प्रेशर, जिसके कारण से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर कभी भी किसी पेशेंट को नेजल ब्लीड हो रही है, आप कहीं पे भी हो, आपको कैसे मैनेज करना है, आई विल टेल यू विद इन फॉर्म। अभी सबसे पहले जब भी आपको किसी पेशेंट का नेजल ब्लीड हो रहा है तो उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाना है। उस पेशेंट को बिठाना है और लिटिल बिट फॉरवर्ड बिठाना है। ऐसा क्यों करना है? अगर हम उसको रिलैक्स कर देंगे और पीछे लिटा देंगे तो हमारा जो नोज से जो ब्लीड है वो हमारे एयर में चला जाएगा, एयरवे में चला जाएगा, लंग्स में जाएगा और पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, हाइपोक्सिया होगा। जब भी नोजल ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को फॉरवर्ड बिठाना है विद द हेल्प ऑफ थंब और इंडेक्स फिंगर। हमारे नोस्ट्रल के दोनों को 4 मिनट तक दबा के रखना है। 4 मिनट तक दबा के रखा, फिर आपने हटा के देखा ब्लीड हो रहा है, अगेन सेम प्रोसीजर। ये कितनी बार करना है? 3 बार, क्योंकि हमारा रूटीनली जो ब्लीडिंग टाइम होता है 4 से 8 मिनट होता है। नॉर्मल पर्सन को, जिसको कोई एंटीकोआगुलेंट एजेंट या कोई कार्डिक पेशेंट है जिसको एस्पिरिन या ऐसी दवाई नहीं चल रही है जिससे ब्लीडिंग डिले होती है, तब तक 4 से 8 मिनट में ये रेस्पॉन्ड करने से ब्लीडिंग इमीडिएटली रुक जाएगी आपकी। बाद में आप नियर बाई जाके आप हॉस्पिटल में, हेल्थ सेंटर में आप बता सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका कारण मालूम किया जाएगा कि क्यों हो रहा है बार बार। नेजल ब्लीडिंग के जो सिंपल काज रहते हैं, एंटीरियर नोस्ट्रल ब्लीडिंग, वो इजीली एक्सेसिबल होती है, इजीली बंद हो जाती है। और पोस्टीरियर नोस्ट्रल ब्लीडिंग होती है, वो कितने भी कर लो, उसका नेजल पैक भी करो तो उससे ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, उसको इमीडिएटली सर्जरी के लिए लेना पड़ता है। Here are some tips you can follow first aid for a nasal tip. Lean your sepal a little forward, जो मैंने आपको बताया, gently pinch nose bridge जो मैंने आपको अभी बताया, कितनी देर तक अप्लाई करना है, 4 से 8 मिनट तक, वो भी मैंने आपको बता दिया। If bleeding doesn't stop, visit to doctor immediately.
Nose bleeding become a medical emergency under for all circumstances. You need immediate medical intervention if you experience any of the scenario below. The bleeding doesn't stop even after 15 minutes. Blood loss is more, having a hard time breathing, have a serious blow to the head. इसमें इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइज कराना है पेशेंट को। और फर्स्ट एड में आपको क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब सबसे कॉमन इमरजेंसी इस टाइम में स्नेक बाइट, एनिमल बाइट, अगर किसी को पेशेंट को होता है तो उसके लिए क्या करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्नेक बाइट। स्नेक बाइट आपको जब भी किसी आदमी को स्नेक बाइट ने, अगर किसी को सांप ने काटा है, किसी को ऐसा होता है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि ये पेशेंट को पॉइजनस सांप ने काटा है कि नॉन पॉइजनस सांप ने काटा है। अगर आपको सांप ने काटा है तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सांप को ढूंढने जाओगे या उससे पूछोगे कि भाई तुम बताओ तुम पॉइजनस हो कि नॉन पॉइजनस हो, बताएगा क्या आपको इमीडिएटली आपको पेशेंट को आप अज्यूम करके चलना है कि जो भी पेशेंट जो स्नेक बाइट है पॉइजनस या नॉन पॉइजनस, हेल्थ सेंटर में आप जाके दिखाइए। यूजुअली क्या होता है कि जब भी जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उसके 2 फेंग मार्क मिलते हैं आपको, उसके 2 फेंग मार्क मिलते हैं, और नॉन पॉइजनस में 2 फेंग मार्क के साथ साथ में टीथ के इसके इंप्रेशन मिलते हैं। स्नेक बाइट जो पॉइजनस होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक हेमेटोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन। हेमेटोटॉक्सिन का मतलब ये होता है कि उस पेशेंट को सांप ने काटा तो उसका ब्लीडिंग नहीं स्टॉप होगी और उसके कारण से उसको कॉम्प्लिकेशन होंगे। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब ये हुआ कि न्यूरोटॉक्सिन है तो आपको क्या फर्क पड़ता है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब ये है कि वो पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालिसिस कर देगा। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को उसने पैरालिसिस कर दिया तो वो पेशेंट ब्रीथ ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। अगर ऑक्सीजन उसको ठीक से नहीं मिलेगी तो पेशेंट 4-5 मिनट से 10 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी पेशेंट को सबसे पहले अगर न्यूरोटॉक्सिन वाले सिम्टम्स हैं तो उसको टोसिस के सिम्टम्स मिलते हैं। व्हाट इज टोसिस? जैसे कोई भी पेशेंट आया तो उसकी आईलिड्स जो हैं ऐसे बंद होगी, जैसे आंखें झुकी रहती हैं, तो ये फर्स्ट साइन होता है कि आइडेंटिफाई करना है इसको न्यूरोटॉक्सिन सांप ने काटा है और ये वाला न्यूरोटॉक्सिन वाला पास है, सांप है, और जिसको हमें इमीडिएटली एंटी वेनम, स्नेक वेनम वैक्सीन देना है। नहीं देंगे तो पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये तो हॉस्पिटल का ये वाला पार्ट है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको फर्स्ट एड क्या देना है। जब भी किसी पेशेंट को स्नेक बाइट हुआ, हमेशा उस सीन पे पेशेंट को काम एंड कूल रखना है, उस वूंड को साफ कपड़े से बांध देना है। और अगर मान लो आपको इतना टाइम लग रहा है कि 1 से 2 घंटे हॉस्पिटल तक लेने में जाने में लगता है, तो उस पेशेंट को जोर से टॉर्निकेट नहीं बांधना है। टॉर्निकेट या बैंडेज आपने बांध दिया, साथ में कोई उसकी स्टिक भी डाल दीजिए उसमें, ताकि हम जितना कंप्रेस कर रहे हैं हमारे ब्लड सप्लाई उसमें हैम्पर नहीं हो। और जहाँ पे भी सांप को काटा है उसको अगर पॉसिबल हो तो उसको हार्ट के लेवल से नीचे रखना है। मान लीजिए किसी आदमी को लेग में सांप ने काटा है तो उसको जब भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका लेग जो है उसको पेशेंट को या तो उसका हेड मतलब फुट एंड डाउन की तरफ रखेंगे या उसका फुट नीचे की तरफ रखेंगे। अगर पॉसिबल हो तो कोल्ड कंप्रेशन, अगर बर्फ़ हो या उससे कंप्रेस करते हुए लेके जाएंगे। ऐसा करने का ये एडवांटेज रहता है कि वीनस में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में वेनम जो है उसको स्प्रेड होने में टाइम लगता है और हमारे पास ज़्यादा टाइम मिलता है। इमरजेंसी का एक ही फंडा होता है कि आप पेशेंट को जो भी कर रहे हो, भले सही कर रहे हो गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन आप ये तो कर रहे हो कि उसको पेशेंट को जिंदा हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। अगर आपने पेशेंट को जिंदा हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे तो डॉक्टर क्या कर लेगा। तो हम लोग किसी पेशेंट को फर्स्ट एड दे रहे हैं, इमरजेंसी दे रहे हैं, तो हमारा एक ही प्रिंसिपल रहना है, हम समटाइम वी वांट टू बाय टाइम, कि हमको ऐसा एफर्ट्स करने से कि पेशेंट को जिंदा हॉस्पिटल तक लेके जाएं। ये हमारा प्राइमरी गोल रहता है। Do not perform following thing in case of snake bite. वूंड को कट
उसको कट नहीं लगाना है, या पिक्चरों में वो देखना है उसको सक करके मुंह से चूसते हैं, वो नहीं करना है। नहीं तो मालूम चला कि वो वेनम आपने एस्पिरेट कर लिया और आपको नुकसान और हो जाए। तो फर्स्ट एड देने का सबसे पहला प्रिंसिपल कि सीन सेफ्टी देखना और खुद की सेफ्टी। जब हम सेफ रहेंगे तभी तो दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तो खुद की सेफ्टी और पेशेंट को हार्म नहीं हो, ये मेन प्रिंसिपल है हमारे। फॉलोड बाय अप्लाई वाटर और आइस कवर ओवर द वुंड। नाउ सीजर्स। व्हाट इज सीजर? सीजर को पहचानने का ये तरीका है एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट इन लिम्स। कैसे करता है पेशेंट सीजर? जब भी किसी पेशेंट को सीजर आता है तो उसके लिम्स में, सीजर्स में एबनॉर्मल जर्की, दिस इज द सीजर। ओके, तो ये जब भी किसी पेशेंट को सीजर आते हैं तो अपने को एकदम पैनिक नहीं होना है। सबको उसको वहाँ पे सीन सेफ्टी रखते हुए ज़मीन पे लेटा देना है, पेशेंट को लेटा देना है, और प्रेफरेबली अगर कुछ सॉफ्ट तकिया या कोई टॉवल हो तो गर्दन के नीचे रखना है। कभी भी किसी पेशेंट को सीजर आते हैं तो कई लोग उसको चप्पल सूंघाते हैं, जूता सूंघाते हैं, ये नहीं करना। कई पिक्चरों में देखा होगा आपने कि जूता सूंघाते हैं, चप्पल सूंघाते हैं। कुछ लोग जो हैं उसको सीजर्स आ रहे हैं और अब उसके मुंह में हाथ डाल देते हैं या चम्मच डाल देते हैं। आप ऐसा करोगे तो जब भी किसी पेशेंट को सीजर, मतलब एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट, इनवॉलंटरी मूवमेंट है, कि आप उसको रोकना चाहोगे तो भी नहीं रोक पाओगे। और अगर किसी आदमी की टंग आई है, उसके ऊपर आपने चम्मच रख दिया, तो उसका पेशेंट का जो टंग नहीं भी कटना था वो कट जाएगा टंग। तो क्या करना है वो तो बात की बात है, पहले क्या नहीं करना वो सीखना जरूरी है। ठीक है। If you happen to come across any person who having seizure, comfort the person and tell what happened in a non-frightening way. This is the best physiological first aid you can do for affected person. Here the way you can help out during seizure. Make the person lie on the floor and turn them the sideward to ease out the breath. Make sure no sharp object around the person. Put a pillow or soft object under person head. Remove necktie and eyeglass. अगर किसी पेशेंट को सीजर आ रहा है, टाई पहना हुआ, टाइट क्लोथ पहनना है, तो उसको थोड़ा रिलैक्स कर देना। Remove necktie, eyeglass that may cause trouble, और simultaneously call the ambulance और nearby health center में या हॉस्पिटल में लेके जाना। Thanks.